चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी 263वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर सप्ताह हम 4 से 5 आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, जिस पर हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से हम बातचीत करते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। इसी कड़ी में आज हमारा 263वां वेबिनार है और आज का जो विषय है एक ऐसा विषय जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं, लेकिन समाज के बाकी चीजों को डील करने के लिए एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एडीआर की। अगर हम बातचीत करें तो मीडिएशन, रिहेबिलिटेशन एंड न्यूट्रल इवेल्युएशन जैसी बहुत सारी बातों के बारे में एडीआर हमको बताता है। साथ ही साथ लोक अदालतों की बात किया जाए तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसको एक कानूनी रूप से एक विधिक मान्यता दी गई है। ऐसे मुकदमे, ऐसे मामले जो आपसी सहमति से निपटाए जा सकते हैं, अदालत के बाहर निपटाए जा सकते हैं, उनके लिए लोक अदालतें और एडीआर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि इन दोनों का प्रयोग जुवेनाइल सिस्टम में नहीं होता है, जुवेनाइल सिस्टम में वर्जित किया गया है आपसी सहमति से प्रकरण निपटाने को, लेकिन हमें जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं रहती है, बहुत सारे लर्नेड काउंसिल को ये पता नहीं रहती है और वो आकर के यहाँ बोर्ड में बोलते हैं कि हमारा बाहर समझौता हो गया है, अतः केस समाप्त किया जाए। इसी पर आज बातचीत करने के लिए डिटेल में हमारे साथ एडवोकेट हर्षिता जी जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। पिछले कई वर्षों से क्रिमिनल लॉ, सर्विस मैटर्स और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में देश भर की विभिन्न अदालतें, हायर कोर्ट में आप लगातार रिप्रेजेंटेशन करती रही हैं। क्रिमिनोलॉजी और सिक्योरिटी लॉ में एलएलएम किया है। बहुत सारे प्रतिष्ठित लॉ चैम्बर जैसे वास्ट ग्लोबल लॉ फर्म और वैम एंड एसोसिएट्स के साथ जुड़कर आपने लिटिगेशन में स्किल्स को निखारा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर्षिता जी का मानना है कि कानून सिर्फ मुकदमेबाजी का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को न्याय संगत और संवेदनशील बनाने का सशक्त माध्यम है। हमारा भी यही मानना है, खास करके उन लोगों का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में काम करते हैं कि संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ जितना इस कानून को लागू किया जाएगा उतना ही अच्छा बच्चों का भला किया जा सकता है। बड़ी विनम्रता के साथ मैं हर्षिता जी को आमंत्रित करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है एडीआर और लोक अदालत बालकों के संबंध में किस प्रकार एसोसिएटेड है, इस पर अपनी बात रखने के लिए स्वागत है आपका हर्षिता मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जैसे कि सर ने बताया हर्षिता निगम है और मैं प्रैक्टिस करती हूँ तकरीबन कुछ वर्षों से। और जैसे कि सर ने बताया कि मैं मैट्रिमोनियल एज वेल एज क्रिमिनल साइड में ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। इस वजह से मुझे पता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इसकी कितनी महत्वता है। स्पेशली एडीआर अगर हम देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर फुल फॉर्म देखें उसका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करता है ये सर आज का जो उद्देश्य है, हम इस चर्चा के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली और लोक अदालतों से बच्चों के हितों में कैसे हम लोग संवेदनशील तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं इस माध्यम से, जिसको ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ टू ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एज वेल एज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इस संवाद में आप सभी ने बहुत ज्यादा समय निकाला, अपना कीमती समय निकाला और अब हम लोग धीरे धीरे इसकी कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले इस पे यही बोलना चाहती हूँ कि एडीआर होता क्या है, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये एक प्रणाली है जो कि एक ऐसी प्रणाली है जिससे अदालतों के बाहर हम लोग विवादों को ले जाके एक वैकल्पिक, एक बात विचार करके फैसले पर पहुंचते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे सबको पता है कि कोर्ट में अगर कोई भी फैसला हम लोग ले जाते हैं या कोई भी डिस्प्यूट को अगर हम लोग कोर्ट में ले जाते हैं तो हमें पता है कि कितना समय लग जाता है। एक वकील कोई अपना पक्ष रखता है, फिर विपक्ष अपना पॉइंट रखता है और उसकी वजह से काफी कई साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई उसमें सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। तो हम लोग यहाँ पे एडीआर एक तरह से माध्यम बना करके हम लोग उसको शॉर्ट सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं और क्विक सॉल्यूशन, क्विक रेजोल्यूशन हम लोग इसमें फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग प्रोवाइड कर सके। मैं आप सबका ध्यान इस टॉपिक पर ले जाना चाहती हूँ कि इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ से भी अधिक मामले हैं
जो अभी भी पेंडिंग है, जिसपे अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, 4.5 करोड़ से भी ऊपर, मेरे ख्याल से 4.6 डेटा है, मैंने अभी देखा था गूगल पे। इवन जिसमें से मतलब समझ जाइए 4.1 करोड़ ऐसे मामले हैं जो लोअर कोर्ट्स में हैं, मतलब जो निचली कोर्ट्स में अभी भी पेंडिंग है। और अब हम लोग देखें जुवेनाइल केसेस भी एक तरह से इसका बोझ बढ़ाते हैं, मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस को भी और भी ज्यादा मतलब उसमें और भी ज्यादा पेंडेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं जुवेनाइल केसेस। इसलिए हमें पता है कि कितनी ज्यादा मतलब कोर्ट्स के ऊपर कितने ज्यादा ऑलरेडी पेंडेंसी चल रही है, और ज्यादा हम लोग उसको बर्डन सम करेंगे अगर जुवेनाइल के भी केसेस इसमें और एड ऑन होंगे तो। और हम सबको पता है कि छोटे बच्चों का मतलब जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, अगर वो लोग कोर्ट में या फिर क्रिमिनल्स के बीच में, क्योंकि कोर्ट्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आते हैं, अगर वो सारी चीजें रोज हर हियरिंग पे देखेंगे तो उन सब चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है छोटे बच्चों के साइकोलॉजी पर या फिर उनके नॉर्मल बिहेवियर पर भी। इसलिए हमें इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि भाई ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से कैसे हम लोग विवादों से बच सकते हैं। अभी हम अगर आगे देखें तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि सबसे पहले 4 तरह के 4 टाइप्स होते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। सबसे पहला है मीडिएशन, फिर दूसरा आता है उसमें कंसिलिएशन, तीसरा आता है आर्बिट्रेशन और चौथा आता है लोक अदालत। मैं इन चारों पर थोड़ा थोड़ा रोशनी डालूंगी, चारों ही टॉपिक्स पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनका तरीका क्या होता है, इनका जो निर्णय होता है वो किस तरह से आता है, कौन करता है इसमें निर्णय, कौन ये जो प्रोसेस है ये कौन करता है, ये प्रोसीजर है कौन करता है, और क्या ये बाइंडिंग है कि नहीं है, इनका जो ऑर्डर है वो लोगों के ऊपर बाइंडिंग होता है या नहीं होता है। तो मैं एक एक करके आपको ये चारों चीजों को डिफाइन करूंगी, एज वेल एज बताऊंगी कि क्या प्रावधान लॉ में दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग मीडिएशन की बात करते हैं। मीडिएशन बेसिकली क्या होता है, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई भी मैटर, कोई फॉर एग्जाम्पल लैंड डिस्प्यूट है या फिर कोई भी छोटा सा एक XY A वर्सेस B पार्टी है, अगर ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं अपना मैटर लेकर के, जज बैठा हुआ है सामने, लेकिन कभी भी पार्टीज आपस में उनको अलाउड नहीं होता है कि कोर्ट में वो अपनी बात को रख पाए या अपने पक्ष को रख पाए। उनका जो माध्यम होता है वो सिर्फ और सिर्फ उनका वकील होता है, जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंट करवा पाते हैं अपने केस को कोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए और पार्टी बी कुछ भी बोलना चाहता है तो ये आप कह सकते हैं ये प्रोसेस अलाउड है मीडिएशन में, कि पार्टीज ही खुद आपस सामने आमने बैठ करके अपने जो भी डिस्प्यूट है उसके विषय में बात कर सकती है। बैठ करके बात होगी तो फिर उसका कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। इसलिए एक तरह से मीडिएशन ये प्रोसीजर मतलब ये एक तरीका प्रोवाइड करता है दोनों पार्टीज के बीच में कि वो आपस में बैठ करके बात कर सके जो भी डिस्प्यूट है उसके बारे में। और बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बात होती है, वहां पे कोई ऐसे लीगल लैंग्वेज नहीं होती, तो फिर पार्टीज भी कंफर्टेबल होती हैं अपने जो भी विषय है उसके बारे में बात करने के लिए। ये बेसिकली आपसी बातचीत होती है। इसमें जो निर्णय होता है ये भी मिल करके वो आपसी तरीके से आपसी बातचीत करके एक निर्णय पर पहुंचते हैं। तीसरी चीज ये, इसमें जो मीडिएटर होता है ना, जो थर्ड पर्सन होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल पार्टी होता है। मतलब मीडिएटर हैज टू बी अ वेरी न्यूट्रल पार्टी। और इसमें जो कंक्लूजन आता है, जो लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है मीडिएशन का, वो बाइंडिंग नहीं होता। जरूरी नहीं है कि पार्टीज उसको अवॉइड करे कि हमें ये फैसला मानना ही मानना है, ये भी हो सकता है, और वो नहीं मान करके उसको अपना आगे कोर्ट कचहरी में मामला ले जा सकते हैं दोबारा भी। दूसरा जो प्रोसीजर होता है, जो दूसरा टाइप ऑफ ADR होता है, वो है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का क्या होता है, कंसिलिएशन एक तरह से सुलह का प्रस्ताव होता है कि आप कंसाइल करना चाहते हैं, आप मतलब कंसिलिएट करना चाहते हैं अपने जो भी डिस्प्यूट है उसको। इसमें जो है पक्ष सहमति से होती है, और इसमें एक कंसिलिएटर होता है
लेकिन ये भी बाइंडिंग नहीं होता है, इसका भी नेचर जो है, जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे हैं वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के थ्रू आया है। इसके बारे में मैं जो भी लीगल प्रोविजंस हैं वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे आने वाले 5 मिनट में बताऊंगी। जो आर्बिट्रेशन होता है, इसमें तीसरा जो पक्ष है वो निर्णय लेता है आर्बिट्रेशन का। एक आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है और वो आर्बिट्रेटर ही इसमें फैसला सुनाता है दोनों पार्टीज के बीच में। हम ये कहेंगे कि आर्बिट्रेशन जो प्रोसीजर होता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के थ्रू, वो थोड़ा सा इसमें भी लीगल प्रावधान है, लेकिन लैंग्वेज उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है जितनी नॉर्मल हम लोग जो नॉर्मल लिटिगेशन में करते हैं। सो आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो अ वेरी ऑल्टरनेटिव, मतलब इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपलर प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन सीक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आर्बिट्रेशन बाइंडिंग नेचर का होता है। मतलब जो इसका फैसला आएगा उसको पार्टीज को मानना पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं लोक अदालत के थ्रू। लोक अदालत भी एक एक्ट के थ्रू बताया गया है जिसका प्रोविजन में आने वाले, अभी दोबारा मैं इस पर बात करूंगी। लोक अदालत जो है ये बेसिकली क्या होता है, ये समझौते का समाधान बताता है, समझौते से समाधान बताता है कि भाई आप पार्टी ए हो और आप पार्टी बी हो, आपने 50,000 रुपए का आपका मोबाइल का बिल आ गया है फॉर एग्जाम्पल, और ये मोबाइल कंपनी वाला दूसरा पार्टी भी खड़ा है। तो यहाँ पे जो पैनल होती है, बेसिकली लोक अदालत जो है वो फैसला सुनाने के लिए उसमें पैनल में लोग बैठते हैं जो वही देन एंड देयर फैसला लेते हैं कि भाई आप इसको सुलटारा करो, जो भी मुद्दा है उसका सुलटारा करो। सुलटारा कैसे होगा, तो वो तुरंत बोलेगी कंपनी को कि कंपनी भाई साहब आप इनको डिस्काउंट दे दो ना, 50,000 रुपए इनके पास नहीं है प्रोवाइड करने के लिए अपना मोबाइल का बिल देने के लिए, तो आप जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो कंपनी को, अरे पार्टी को आप दे दो। तो वहीं के वहीं वो कंपनी वाला अपना डिस्काउंट बता देगा और एक तरह से समझौते से समाधान की तरफ हम लोग पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष तुरंत के तुरंत निकल जाता है। बट इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि हम लिटिगेशन से बच रहे हैं। वो 50,000 निकालने के लिए जितनी लिटिगेशन एक्सपेंसेस लग जाएंगे, उससे ज्यादा आसान तरीका है कि भाई आप डिस्काउंट करके अगले को मतलब इस केस से निवारण दिलवा दो। तो क्या लोक अदालत का निर्णय बाइंडिंग नेचर का होता है, तो हाँ ये भी बाइंडिंग नेचर का निर्णय होता है और पार्टीज इसको फॉलो करने के लिए बाइंड होती है। तो ये मैंने आपको चारों जो टाइप्स हैं, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और लोक अदालत के बीच में डिफरेंसेस बता दिए। इसमें हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि मीडिएशन और कंसिलिएशन बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, इनके जो ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन और लोक अदालत का होता है। आगे बढ़ते हैं तो मैं नेक्स्ट जो चीज बताने चाहती हूँ वो ये है कि भाई हाँ, इसमें एक चीज जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को माइंड करना चाहिए वो ये है कि भाई मीडिएशन और लोक अदालत विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि बच्चों के हित को अगर हम लोग देखें तो प्राथमिकता देने के लिए, साथ ही साथ संवेदनशीलता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आप उनके सामने कोई ऐसी चीज ना डिस्क्लोज करो जो बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिससे बच्चे की साइकोलॉजी पर कुछ असर पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज जो प्राइवेट रखने वाली चीज होती है बट आप फिर भी बच्चे के सामने वो चीज मतलब ओपनली आउट लाउड बोल रहे हो। तो वो सब चीजें थोड़ा सा हमें केयरफुली मतलब सेंसिटिव होने की जरूरत है इन सब विषयों पर। अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई कौन से डिस्प्यूट्स होते हैं जो बच्चों से रिलेटेड विवादों में होते हैं और उसमें एडीआर की क्या भूमिका है, तो वो उस विषय पे मैं अब आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। पहला तो सबसे पहले है कस्टडी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है,
उसके माँ बाप अब अलग हो चुके हैं, बट बच्चे की कस्टडी किसके पास जानी चाहिए, या फिर माँ बाप है ही नहीं, उसके कोई गार्जियन है, या फिर मतलब गार्जियन है भी कि नहीं, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी केस अगर है कस्टडी से रिलेटेड, तो उस विषय में भी हम लोग एडीआर में जा सकते हैं ताकि क्विक रेजोल्यूशन मिल सके उस बच्चे को। दूसरा, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो 125 सीआरपीसी यानी कि जो क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं उसमें डिफाइंड है। तीसरा, विजिटेशन राइट्स। किसी बच्चे के पास अगर माँ बाप में से किसी एक पार्टी को विजिटेशन राइट्स चाहिए, उसके लिए भी हम लोग एडीआर के थ्रू हम लोग बच्चे को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सरेंडर या गार्जियनशिप एक्ट, इनमें भी अगर हम लोग आए तो बेसिकली मैं आप लोगों का ध्यान इसलिए केंद्रित करना चाहती हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था रिसेंटली, के श्रीनिवास राव वर्सेस डीए दीपा। ये 2013 का केस था और ये पारिवारिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसने बहुत ही क्लियरली बोला था कि भाई मीडिएशन को मैंडेटरी प्रोविजन बनाना चाहिए। प्री मीडिएशन स्टेज बोलते हैं जिसको हम लोग, तो लिटिगेशन स्टेज से पहले प्री मीडिएशन स्टेज होना कंपलसरी हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अनुसार, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया, के श्रीनिवास राव वर्सेस डीए दीपा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट कितनी महत्वता दे रही है एडीआर को, और आने वाला वक्त लिटिगेशन का नहीं एडीआर का ही होने वाला है, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्योंकि ये समय बचाता है, बेंडेंसी बचाता है, बर्डन बचाता है, क्योंकि ऑलरेडी 4.5 करोड़ कितना जितना भी मैंने आपको फैक्ट बताया था ऊपर, उससे भी ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ईडीआर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अब आने वाले समय के हिसाब से। रिस्टोरेशन जस्टिस की बात करता है, जैसे कि रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या होता है कि भाई आप जो भी जुवेनाइल जस्टिस, बेसिकली जो कोर है जुवेनाइल जस्टिस जो हम लोग बात करते हैं, उसकी भावना ही इस चीज को स्पष्ट करती है कि भाई हमें एडीआर को मजबूत करना है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि भाई मीडिएशन, जो भी ऑफेंडर्स होते हैं या फिर विक्टिम होता है कोई, उनके बीच में मीडिएशन जो होता है वो बेसिकली एक तरह से काम करता है हीलिंग का। मतलब आप एक तरह से जो भी चीजें खराब हो चुकी हैं, नाउ यू आर ट्राइंग टू हील ओवर द लॉस। तो बेसिकली तो ये एक तरह से रिस्टोरेशन की बात कर रहा है, और इसीलिए हम लोग इसको रिस्टोरेटिव जस्टिस बोलते हैं एडीआर को, क्योंकि ये रिस्टोर कर रहा है। जो चीजें हो गई सो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं यार, चलो सुलह करते हैं। इसलिए एडीआर का प्रावधान जो है ये बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत ही रिस्टोरेटिव जस्टिस और नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। नेचुरल जस्टिस भी एक तरह से एक जूरिस्प्रूडेंस है जो हम लोग, मैं जो क्रिमिनल केसेस में बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मेनी टाइम्स इन सुप्रीम कोर्ट मैटर्स, कि भाई नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है एडीआर। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, और फिर मैं आगे JJB के पास भी आऊंगी, तो पहला मैं ये बोलना चाहूंगी कि भाई सुलह जो है ये योग्य मामलों में बायोलॉजिकल और फॉस्टर पेरेंट्स जो होते हैं इनके बीच में समझौता की प्रक्रिया जो होता है, ये बच्चों को एक तरह से सुरक्षा देती है, उनको प्रोटेक्टिव फील कराती है। इसके अलावा अगर हम लोग अडॉप्शन या सरेंडर के जो बहुत सारे केसेस होते हैं, उनमें भी मीडिएशन जो है कई बार भावनात्मक तनाव को कम करने का काम करती है बच्चों को। तो ये इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाह रही थी कि वाई एडीआर इज इम्पोर्टेंट। JJB के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे ऐसे जैसे पिटी या फिर सीरियस बट नॉन हीनियस जो, एक सेकेंड, हाँ, जो पेटी और सीरियस ऑफेंसेस होते हैं बट बहुत ही ज्यादा नॉन हीनियस नेचर के जो क्राइम्स होते हैं, वो भी, उसमें भी बोर्ड को एक तरह से डाइवर्जन मेजर्स की बात करता है, जो कि कहता है कि भाई आपको काउंसलिंग या कम्युनिटी सर्विस या पीयर मीडिएशन का प्रयोग हम कर सकते हैं।
हालांकि कहीं पर भी जैसा कि सर हैं, सर ने ये चीज मेंशन की थी कि जेजेबी में कहीं पर भी ये चीज एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है कि हम एडीआर में जा सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सपोर्ट करती है कि हमें एडीआर को फॉलो अप करने चाहिए। कुछ कई सारे मैटर्स में, कई सारे विषयों पे हम लोगों को फॉलो अप करना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और विषय में ये चीज बोली है कि भाई कृष्णा वेनी निगम वर्सेस हरीश निगम 2017 का मैटर था ये। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है कि हमें मीडिएशन को प्रभावी साधन बनाया जा सकता है। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा प्रमोट किया इस बात को कि भाई एडीआर आने वाला समय एडीआर का है, ना कि लिटिगेशन का है। मैं लोक अदालत के परिचय में कुछ समय 5 मिनट बात करना चाहती हूँ। लोक अदालत बेसिकली मैं इसका लीगल प्रोविजन बताना चाहती हूँ। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो कि आया था 1987 में, और इसके तहत स्थापित और एक वैकल्पिक न्याय मंच है जो समझौता के आधार पर मामलों का समाधान करता है। यह मंच कोर्ट फीस को माफ करता है और निर्णय फाइनल एवं बाइंडिंग नेचर का इसमें होता है। मैं ये लोक अदालत के विषय में बात कर रही हूँ, इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती है। तो एक तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज को बता सकते हैं कि भाई आप कम अमाउंट में, अगर आपके पास बहुत ज्यादा लिटिगेशन एक्सपेंस करने का, क्योंकि लिटिगेशन इज अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, अगर आप के मन में किसी भी चीज को अपने आप को न्याय लेना है तो वो भी एक तरह का एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपको आपके वकील की भी फीस देनी होती है, आपको कोर्ट फीस भी देनी होती है। इसलिए हम लोग एडीआर या फिर लोक अदालत के थ्रू उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं। एक मैटर था बीएस जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2003 का केस है सर। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये चीज बोली है कि भाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को अगर हम लोग लोक अदालत में हल करें तो ये एक तरह से समाज के लिए हितकारी होगा। तो ये भी एक मतलब नोट करने वाली चीज है जो मैंने अपने नोट्स में, ऐसे शॉर्ट नोट्स में साइड में लिख लिया था कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दे रही है तो हम और आप क्यों नहीं इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई एडीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल to handle all the disputes at a very reasonable and a very effective and a very efficient way. आगे भी मैं इसी विषय पर बोलना चाहती हूँ कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो था, इसमें एडीआर या मीडिएशन का कोई सीधा प्रावधान नहीं है, लेकिन जो उसका जो कोर, जो उसका हम कह सकते हैं जो उसकी आत्मा है, वो रिहैबिलिटेशन एज वेल एज री इंटीग्रेशन के विषय में काफी ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि सहमति देती है। एज वेल एज जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, जिसके थ्रू हम लोग लोक अदालत के विषय में समझते हैं आज के डेट में, उसमें भी एडीआर के ऊपर स्पेसिफिकली कोई चीज नहीं, कोई डायरेक्शंस नहीं है, ना कोई सेक्शंस है, लेकिन सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के लिए विशेष दिशा निर्देश अनुपस्थित करती है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है वो। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस विषय में, मैं एक सुझाव भी अपना देना चाहूंगी कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, इसमें हम संशोधन का भी मतलब इट रिक्वायर्स अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड संशोधन करके हम लोग एडीआर की भी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से जोड़ सकते हैं, मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, एज वेल एज जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसमें भी हम लोग किसी एक एडीआर स्पेशलिस्ट या मीडिएटर की सहायता लेने की अनुमति भी ले सकते हैं। मतलब इसमें मैं एक और चीज बोलूंगी कि भाई एक तरीके का, या फिर कह सकते हैं सूझबूझ के साथ हम लोग एसओपी विकसित करने के लिए भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई एक बेसिकली एक एसओपी विकसित किया जाए जो एडीआर प्रक्रिया को बच्चों की संवेदनशीलता के अनुरूप बनाने का मतलब रोल प्ले कर सकता है। और इसमें मैं इस विषय में मेरे पास तो और भी टॉपिक है, बट मैं इसमें ये बोल सकती हूँ कि भाई सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के सदस्य जो हैं, ये न्याय प्रणाली के ऐसे स्तंभ हैं जो जिनके निर्णय से बच्चों का पूरा भविष्य
आकारित हो सकता है। एडीआर और लोक अदालतें ना सिर्फ न्याय प्रक्रिया एवं त्वरित बनाती है, बल्कि उससे मानवीय और संवेदनशील भी बनाती है। मतलब उससे बहुत ज्यादा ऐसा विकास करती है जिससे लोग और ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स या फिर सोसाइटी के टुवर्ड्स। कोई भी चीज करने से पहले वो 2 बार सोचते हैं कि भाई अगर मैं ये चीज करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मतलब हम लोग, मैं देखती हूँ कि एडीआर के थ्रू लोगों के मन में इस चीज का आभास होता है लोगों को। यदि हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एडीआर को औपचारिक स्थान दे और एसओपीज बनाए, और तो और जो डीएलएसए है उसमें भी अगर हम लोग समन्वय उससे भी हम लोग बढ़ाएं, तो हम मिलकर एक अच्छे, सुरक्षित और न्यायपूर्ण बाल संरक्षण प्रणाली को बना सकते हैं, जिसमें मैं भी अपना छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं इसमें ये भी बोल सकती हूँ कि भाई हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होती हैं, जैसे इसमें मैं व्यवहारिक सुझाव कुछ कुछ देना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है। तो मैं भी इसमें कुछ कुछ कार्य नीति पर और व्यवहारिक सुझाव देना चाहती हूँ, जैसे कि नॉन एडवर्सरियल अप्रोचेस जो होते हैं हम लोग इसमें हम लोग अपना सकते हैं। जैसे कि बच्चा ताकि निर्णय प्रक्रिया का केंद्र बने और बोझ ना बने। मतलब हम लोगों को ऐसा देखना होगा कि बच्चे के ऊपर उस चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर ना जाए। जो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें मतलब हम लोग बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव होते हैं। कभी कभी वकील बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं जब हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कटघरे में। कभी कभी ऐसा होता है, इवन जजेस भी कभी कभी, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसा इन्वायरमेंट सेट कर देते हैं जिससे वो बच्चा बहुत सहम जाता है, बहुत डर जाता है। कभी कभी तो खुद माँ बाप ही अपने बच्चों को एक तरह से एक उसका टूल बना देते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मतलब डिस्प्यूट के वजह से। तो मैं ये देखती हूँ कि भाई एडीआर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस चीज में कि बच्चों पर उस चीज का बहुत नेगेटिव असर ना पड़े। एज वेल एज मैं ये भी बोलूंगी कि भाई मीडिएटर्स जो होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ एडीआर में, जो मीडिएटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के डेट में भी। हालांकि इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है, आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा, बट स्टिल उसमें सुधार की कुछ गुंजाइशें हैं। तो मैं ये एक व्यवहारिक सुझाव देना चाहूंगी कि मीडिएटर्स को और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, और भी ज्यादा उसमें रॉ मटेरियल्स, मैं कहूंगी रिसोर्सेज की जरूरत है। एज वेल एज मैं इसमें ये भी बोलूंगी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का पूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए, चाहे वो मीडिएटर्स हों, चाहे वो कंसिलिएटर्स हों, चाहे वो आर्बिट्रेटर्स हों, इवन जो पैनल जो होते हैं लोक अदालत के वो भी हों। तो इसमें इससे बच्चों की पहचान और जो जिस स्थिति मतलब जिस जगह वो रिजाइड कर रहे हैं वो सब चीजें सुरक्षित रखनी चाहिए, वो चीजें गोपनीय होनी चाहिए पूरी तरह से। डीएलएसए के साथ समन्वय और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर 2 मिनट पहले भी बताया, वो नियमित रूप से लोक अदालत और एडीआर के सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि उससे एक कोऑर्डिनेशन सेट हो सके बिटवीन जेजेबी, सीडब्ल्यूसी एज वेल एज लोक अदालत, डीएलएसए। तो ये मेरा एक सुझाव है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स या और मैं कहूंगी कि ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स नियमित रूप से ये होने चाहिए, ताकि लोग अवेयर हों कि भाई उनके ये सारे राइट्स हैं, दे कैन रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स एट अ रीजनेबल कॉस्ट। सो इतने से समय में आई होप मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया हो इस टॉपिक पे। आई थिंक मैं एज एन एडवोकेट यही बोलना चाहती हूँ कि मेरा विश्वास है कि जो भी सीडब्ल्यूसी और जेजेबी के सदस्य अगर एडीआर को अपनाते हैं, तो हम एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जहां पे कोई भी बच्चा की झगड़ों से अपना बचपना ना खोए। और मैं बाकी
आई थिंक Yeah. काफी टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। थैंक यू Legal- मैम। जी कुछ जानकारी आज इतनी अच्छी मुझे भी पहली बार पता चली। इनफैक्ट जब ये टॉपिक मैंने डिसाइड किया आपके साथ बातचीत करके जी जी और उसका स्टेटस मैंने अपने व्हाट्सएप पे डाला, तो कल रात को मुझे एक बहुत अच्छे वकील साहब का मैसेज आया था, हाँ जी हाँ जी चौबे जी, जो मैंने आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में ही बोला था कि एडीआर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है, पर आपने जो आज ये 4-5 पॉइंट बताए, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वेबिनार के बाद जो आपने ये 3 डिसीजन बताए, कृष्णा बेदी नायर, हाँ हाँ बीएस जोशी वर्सेस हरियाणा, और एक और बताया जो मैं नोट नहीं कर पाया था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो तीनों डिसीजन अगर आप भेज सकते हैं तो दैट विल बी द माइलस्टोन डिसीजंस। और डेफिनेटली 3 चीजें जिसमें हम सीडब्ल्यूसी की भूमिका हो सकती है, कस्टडी, मेंटेनेंस एंड विजिटेशन के बारे में। राइट और ये right. ये एक ऐसी चीज है जहाँ सीडब्ल्यूसी अक्सर फंसती है। इवन हाँ। मैं लगभग सीडब्ल्यूसी जेजेबी में मेरा 9 साल होने वाला है, इसके पहले भी हम 15 साल अच्छा, 20 साल से बच्चों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें भी मेरे माइंड में भी नहीं थी कि यस हम इन तीनों को लेकर के मीडिएशन में जा सकते हैं, एंड इट विल बी a wonderful and a beautiful decision which can come out from the mediation, Definitely. specifically for the custody, क्योंकि कस्टडी का अधिकार सीडब्ल्यूसी के पास नहीं है, तो हम वहां जाके फंस जाते हैं करेक्ट तो करेक्ट डिसाइड करें, तो Correct. मीडिएशन में जा सकते हैं। इसके लिए हम सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मेंटेनेंस जो आपने सीआरपीसी 125 की बातचीत करी, बहुत अच्छी Right. बात है कि मतलब हम भटकते रहते हैं, उसको हम रिकमेंडेशन Right. दे सकते हैं। सो रियली इट्स अ नाइस टॉकिंग, और आपने जो 3-4 पॉइंट दिया मेरे लिए भी आई ओपनिंग था। तो हमारे अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, इस सत्र को ओपन करें, और उसके पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बाकी के जितने लोग जुड़े हैं उनका मार्गदर्शन करें, और फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, आदरणीय अध्यक्ष जी, भाई साहब। कृपा जी, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे विषय पर हम लोगों को सेंसिटाइज किया है और एक अच्छी जानकारी हम सब लोगों के बीच में आई है। मुझे लगता है जो केस होते हैं वो एक बड़े माइलस्टोन के रूप में काम करते हैं। हम सब लोगों को अगर इनकी जानकारी होती है तो कई बार जब हम चर्चा करते हैं या किसी हायर जुडिशरी के साथ बैठते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और जब उनको पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे केस इस तरह के हमारे सामने आते हैं कि हमें बहुत सहयोग भी करेगा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे लगता है मैं आपका बहुत समय जाया ना करते हुए इतनी अच्छी जानकारी मैडम ने दी है। सबके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के समाधान होना चाहिए, तो मैं आपके बीच में और ज्ञान के बीच में दीवार नहीं बनूंगा, इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं भी उसको सुनना चाहूंगा। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। लक्ष्मण सर ने हैंड रेज किया, लक्ष्मण जी अपनी बात रखें और उसके बाद हम ओपन सेशन है, कोई भी अपना प्रश्न रख सकता है। जी लक्ष्मण जी। नमस्ते खुर्शीदा मैडम। नमस्ते जी। आपने बताया आर्बिट्रेशन लोकल अदालत का डिसीजन में बाइंडिंग होता है, ये मैंडेटरी है, मानना पड़ेगा। राइट। मेडिएशन एंड कंसिलिएशन में बाइंडिंग नहीं हो सकता है जी। एक्चुअली who appoint the mediator, how what is the process to appoint the mediator? मीडिएटर प्रोसीजर के लिए and conciliator also. तो मैं इस विषय में जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज है मैं उस पे यही बोलूंगी कि मीडिएशन के लिए आई थिंक देयर इज आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, सर्टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एंड देन यू अप्लाई। इसमें पैनल आता है, मतलब जैसे डीएलएसए हो गया जो दिल्ली का, क्योंकि मैं दिल्ली में इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे जो दिल्ली का के बारे में पता है। दिल्ली में एक पैनल आता है जो डीएलएसए अपना अपॉइंटमेंट का लिस्ट डालती है, उसमें वो अपने जो भी अपॉइंटमेंट के जो भी प्रोसीजर होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सब चीजें उसमें डालती है, और उसके बाद फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद मतलब जो लाइन ऑफ प्रोसीजर होता है। तो एक आई थिंक स्पेसिफिक ईयर्स होता है जो कि शफल भी होता रहता है, हर 2-3 साल में वो चेंज होता भी है, ईयर ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं जिसको हम लोग। तो उस हिसाब से फिर दे कैन अप्लाई, द एडवोकेट्स ओनली कैन अप्लाई, एंड उसी बार के एडवोकेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिस बार के या जिस स्टेट में डीएलएसए या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अपना अपॉइंटमेंट पब्लिश कर रही है, और फिर वो इम्पैनल्ड होते हैं, जो डीएलएसए के थ्रू वो लोग इम्पैनल्ड होते हैं, एंड देन दे हैव बीन प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर। 1 साल की ट्रेनिंग होती है उनकी, उसके बाद फिर वो अपॉइंट हो सकते हैं एज अ मीडिएटर, एंड सिमिलर वे कंसिलिएशन का भी होता है। हाँ जी, ये
डीएलएसए ही है जो मैडम हर जिले में पैरालीगल वॉलंटियर, मीडिएटर्स, कंसिलिएटर्स और लीगल एडवोकेट, जिसको मतलब हम अगर राइट, कानूनी रूप से जो सक्षम, मतलब जो कानूनी आर्थिक रूप वकील से बोलते सक्षम नहीं है, उनके लिए फ्री जो लीगल सर्विसेज Right, होती है उसकी right. व्यवस्था भी डीएलएसए के माध्यम से ही DLSC होती के है। माध्यम से होता है, राइट राइट। और विच इज गवर्न बाय द विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के जो प्रावधान है उसके तहत होता है। अब ब्रिजेश जी अपना प्रश्न रखें। ब्रिजेश जी बिहार से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि एडीआर के तहत जो फैमिली कोर्ट से ही मैटर रेफर होते हैं हाँ, लोक अदालत को, और इन प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं कि आधे घंटे का लंच होता है कोर्ट में, हाँ, उसी आधे घंटे में वकील साहब और जो संबंधित पक्षकार आते हैं। हाँ, इन प्रैक्टिस देखा जाता है कि पैसे की डिमांड होती है, और पार्टीज ये बहुत ही नकारात्मक पक्ष है। हम लोग जो लॉ स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत बढ़िया इसका कॉन्सेप्ट समझाया गया था, और इन प्रैक्टिस जो लोग भी चुन के आए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपने बोला कि 1 साल वहां पे दिल्ली में होगा, लेकिन यहाँ पर 2 या 3 दिन। अच्छा, और ये एक पक्ष हो गया। और लोक अदालत से जो पंचायत पारित होता है उसको भी सामान्य रूप से कुछ मामलों में एक्ट ओपन होते हुए हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो शीर्ष स्तर पे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्तर से कुछ ग्राउंड लेवल की रियलिटी को समझते हुए गाइडलाइन जारी हो, इस संबंध में हम लोग को कोई कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। अब दिल्ली में काम कर रही हैं, मैं सिवान में काम करता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ही गड़बड़ है जी, इसको दूर करने की जरूरत है। मैं इसीलिए इस पे ही मैंने अपना, आई थिंक मैंने लेक्चर में ये चीज मेंशन भी की थी, दैट हमें कुछ मैं कहूंगी कि कुछ ऐसे हम लोग प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिससे हम लोग खुद आपस में भी अवेयर हों, एज वेल एज कुछ जो ओरिएंटेशंस होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हम लोग पहले खुद अवेयर हों, उसके बाद ना हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे हमारे सिस्टम लैक कर रहा है। जैसे आपने बहुत सही बात बताई कि दिल्ली में ये प्रोविजंस है। मैं खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ और यूपी में बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं है। मैं मैटर्स करने के लिए राजस्थान भी जाती हूँ, मैं यूपी भी जाती हूँ, छोटे छोटे शहरों में जाती हूँ और वहां मैं देखती हूँ फैसिलिटीज नहीं है। और इससे मैं बड़ा दुखी होता है मेरा कि भाई जिसको हम लोग थर्ड पिलर ऑफ हमारे डेमोक्रेसी का बोलते हैं, उसमें बहुत सारे कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स ही नहीं है। जो हैं वो खुद लोग ही मतलब इतने अवेयर नहीं है कि लोग खुद प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले मैं इस विषय में यही बोलूंगी कि अवेयरनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेयर अगर आदमी होगा तो वो खुद समझ पाएगा कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं, और बाकी माध्यम तो है ही। हम लोग को डिमांड करने की जरूरत है कि जेजेबी में भी और जो बाकी के जो भी जहाँ जगह है वहां पे भी हम लोगों को एडीआर के प्रावधान को लागू किया जाए, ताकि लोग उससे ज्यादा तरीके से फैसिलिटेट हो सके, या फिर अपने आप को अवेयर कर सके, या फिर अपने उस चीज का बेनिफिट ले पाए, उस प्रोविजन का। तो आपने बहुत ही सही बात बोली जी। हाँ, एडीआर का भी कुछ काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसा ही है। कौन सा देश मानेगा कौन सा नहीं मानेगा उसके बाहुबल पर डिपेंड करता है। पर फिर भी हम चूंकि इस चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के लोग लगभग पूरे देश में हैं, तो क्या हम एक ड्राइव चला सकते हैं, अगर आप लोग सहमत हो, अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं, कि 1 महीने के हर सोमवार को या हर मंगलवार को हम अपने नियरेस्ट डीएलएसए में जाकर के ये सब बातें सीसीएफ की तरफ से रखें और कंपाइल करें, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हर्षिता मैम के थ्रू भी बात कर सकते हैं। डेफिनेटली क्योंकि ये बात तो सही है, एक्ट में प्रावधान तो सभी जगह है और उसके लिए रिसोर्सेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेस नहीं है। ट्रेनिंग प्रावधान से लेके सारे रिसोर्सेस होने के बाद भी अगर कहीं पर उसके वकील भी अगर पैसा मांग रहे हैं तो इससे दुखद कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो उनको भेजते हैं इसलिए है कि उसका पैसा नहीं लगेगा। तो इस तरह की मुहिम आप चाहे तो एक बार चला सकते हैं। अब ममता दीदी रीवा से जुड़ी हुई हैं, सर एक चीज इसमें सर ऐड करेंगे। जी। अभी सर जो कंसिलिएशन फेल होने पर हमारे बिहार में
750 रुपया मिलता है एडवोकेट को, और सफल होने पे 1500 रुपया मिलता है। तो एक लॉयर जो है 5 मिनट में या 10 मिनट में कोर्ट में मूव करके 2000 रुपये 1500 रुपये कमा लेता है, फिर वो 750 के पीछे नहीं जाना चाहेगा। तो एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है प्रोफेशनल के लिए कि हम कहाँ से एक्सपर्ट लेके आएंगे। नहीं ब्रजेश जी, इससे मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि जो लोग अप्लाई करते हैं उन्हीं का शॉर्ट लिस्ट होता है। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट है, आपके पास समय नहीं है, तो आप लीगल एड के लिए मत जाइए। आप एक नेटफ्लिक्स पर मामला लीगल है करके आप देखिएगा, एक सीरीज है, उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के एक बालिका आती है और बहुत अच्छे लॉ फैमिली से होती है, लेकिन वो कहती है नहीं मैं डीएलएसए ही ज्वाइन करूंगी क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए, सर्विस चाहिए। तो डीएलएसए में जो प्रक्रिया होती है उसमें उन्हीं लोगों को महत्व दिया जाता है जो पैसे के लिए नहीं जाते। हो सकता है वकील इस पे मैं एक चीज और बोलूंगी। आज के डेट में जो सीनियरशिप है, जैसे डेजिग्नेटेड सीनियर्स होते हैं, तो हम लोग, जैसे मैं अभी इस टाइम पर जूनियर एडवोकेट हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी कम है और मैंने इतने लैंडमार्क जजमेंट्स अभी नहीं दिए हैं। मेरे अभी तक सिर्फ 2 लैंडमार्क जजमेंट्स आए हैं, लेकिन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में ये प्रावधान है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लीगल जो कहते हैं ना प्रो बोनो मैटर्स, जिसको हम लोग प्रो बोनो मैटर्स बोलते हैं, प्रो बोनो बोलते हैं, तो वो भी काउंट होता है, उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो वकील अगर प्रो बोनो मैटर्स कर रहा है तो वो डेजिग्नेटेड सीनियर के उसमें जा सकता है, क्योंकि उसके पॉइंट्स होते हैं, वो काउंट होता है। तो एडवोकेट को भी पता है कि भाई अगर वो ये सारे मैटर्स कर रहा है, उसमें अगर रिलीफ दिलाएगा तो वो उसके करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम मनी फैक्टर, बहुत सारे वकील होते हैं जो ये सब चीजें नहीं देखते, उनको सिर्फ मतलब क्या कहा जाए, हर अलग अलग तरीके के लोग होते हैं इस हमारे प्रोफेशन में जुड़े। तो लेट्स थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। ममता जी अपना प्रश्न रखिए। जी नमस्कार, मैं ममता सिंह, चेयरपर्सन। नमस्ते। मैं जिज्ञासा थी कि जैसे आर्बिट्रेशन के लिए डिसीजन हो गया